हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इनपुट आउटपुट कैसे प्रोवाइड की जाती है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक C++ प्रोग्राम्स बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो बनाया जाता है उसका बेसिक पर्पस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे आपके पास दो इंटीजर वैल्यू दी हैं, आपको उनका एडिशन फाइंड आउट करना है, उन्हें सम करना है, उन्हें जोड़ना है। तो आप उन दो नंबर्स को लेंगे, दैट इज़ योर इनपुट। फिर आप उन पे प्लस ऑपरेशन अप्लाई करोगे, प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम आउटपुट एज अ स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये है आपके पास इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं। C++ में इनपुट आउटपुट प्रोवाइड की जाती है बाय यूजिंग द स्ट्रीम्स। स्ट्रीम क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, स्ट्रीम बहाव, जैसे नदी का भाव होता है, झरने का भाव होता है, उसी तरीके से यहाँ क्या है, डाटा का भाव है, डाटा बह रहा है, यानी एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को स्ट्रीम कहा जाता है, जिसे कि प्रोग्राम या तो इंसर्ट करे या एक्सट्रैक्ट करे, या तो स्क्रीन के ऊपर पुट कर दे या कीबोर्ड से गेट करे। तो ये जो काम स्ट्रीम जो करते हैं वो सीक्वेंशियली होता है। सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट एंड सो ऑन, इस तरीके से। C++ में एक रिच लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स ऑलरेडी दी हुई हैं, पहले से दी हुई हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो मेन जो हमारे पास इनपुट आउटपुट रिलेटेड हेडर फाइल्स हैं, वो पहली है IO स्ट्रीम, इसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम भी कहा जाता है। फिर है IO मैनिप, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, एंड दी F स्ट्रीम, जब आपको फाइल से रीड करना हो या फाइल में डाटा राइट करना हो, उस टाइम पर हम F स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट आउटपुट बेसिक पढ़ने के बाद C++ प्रोग्राम में हम किस तरीके से आउटपुट ऑपरेशन करते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास C++ में Cout एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, जो कि O स्ट्रीम क्लास, एक हेडर फाइल है ऑलरेडी आपके पास IO स्ट्रीम, उसमें कुछ O स्ट्रीम क्लास है जिसका ये ऑब्जेक्ट है। Cout की मदद से कंसोल आउट, हम स्क्रीन के ऊपर डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को डिस्प्ले किया जा सकता है। Cout जो ऑपरेटर है वो होता है आपके पास इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर के साथ। इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर जो है आपके पास, इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होता है? दिस वन, डबल एरो, इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, जो यहाँ हमने सिंबल बनाया हुआ है। इसकी हेल्प से Cout ऑब्जेक्ट डाटा को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। हमारे पास इस एग्जांपल में देखिए, आप यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है Cout, दिस इज द आउटपुट स्टेटमेंट। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी आपके प्रोग्राम में, स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा दिस इज द आउटपुट स्टेटमेंट। उसी तरीके से जब सेकेंड लाइन Cout 10, तो 10 जो वैल्यू है वो एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये किस तरीके से काम किया इन्होंने, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आता है, ये हमने आउटपुट देख लिया, आउटपुट कैसे होगा। Cout ऑब्जेक्ट यूज़ करो, इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करो, और जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करनी है, जो एज इट इज़ जो हम प्रिंट करेंगे, वो हम लिखते हैं किस में? डबल कोट्स में। किस में लिखते हैं हम? डबल कोट्स में। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ यूज़ किया हुआ है दिस वन एंड दिस वन। तो जो डबल कोट्स में जो स्टेटमेंट होगी वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, जैसे लिखा गया दिस इज़ आउटपुट स्टेटमेंट। उसी तरीके से, लेकिन जब आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप उसे विदाउट इन्वर्टेड कोमास यानी विदाउट डबल कोट्स यूज़ करेंगे। Cout के बाद, आउटपुट के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? इनपुट के बारे में। इनपुट जब आप कोई डाटा ले रहे हो, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि दो नंबर हम लेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे, तो वो जो दो नंबर हैं हमें कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर करने होंगे। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं नंबर 1 5 + 10,
तो नोटबुक में हमें वो 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी में उनको स्टोर किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाटा एज अ इनपुट लेना है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में हमें स्टोर करना होगा। ओके, तो वो डाटा स्टोरेज, उस डाटा को स्टोर करने का जो काम है वो हम करते हैं किसकी हेल्प से? वेरिएबल्स की हेल्प से। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है, यानी जो भी डाटा हम सेव करने रहे हैं उसे कंप्यूटर में किसी मेमोरी में सेव करेंगे। अब उस लोकेशन को दोबारा हम हमारे प्रोग्राम में अगर यूज़ करना है तो हमें उस लोकेशन का एक नाम, एक रेफरेंस चाहिए, ताकि हम जब मन करे उस लोकेशन पे आएँ और वहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सकें। अब उस लोकेशन में, कंप्यूटर में तो हमें पता है मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती हैं? मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज में। तो हम वो इंस्ट्रक्शंस, वो लोकेशन याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स। हर उस मेमोरी लोकेशंस को हम एक जनरल अपने यूज़र के अकॉर्डिंग एक नाम दे देते हैं, और जब भी हमें उस लोकेशन को एक्सेस करना है, उस लोकेशन का डाटा लेना है, हम उस नाम को लिखेंगे और ऑटोमेटिकली वहाँ से आपके पास डाटा वहाँ एक्सेस कर लिया जाएगा। वेरिएबल का जो है आपके पास डाटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज किया जा सकता है। एक वेरिएबल, हमने कहा एक नाम लिखेंगे, स्टोरेज लोकेशन को एक नाम देंगे, यानी नेमिंग कन्वेंशंस होंगे। तो इसके नेमिंग कन्वेंशन सेम है। वेरिएबल इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर ही है ना एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या थे हमारे पास नेमिंग कन्वेंशंस? कि हमारे पास A to Z स्मॉल केस और अपर केस में अलाउड होगा, डिजिट हमारे पास जो होंगी वो अलाउ होंगी, फिर उसके बाद है अंडरस्कोर। इनके अलावा कोई भी दूसरा सिंबल हम हमारे नेमिंग कन्वेंशन में एक वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम देते हुए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या था? कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। इसका मेन डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच्चे आपके पास लेटर, स्मॉल केस, अपर केस एंड दी अंडरस्कोर, इनसे हम किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ रूल हमारा क्या था? कि आइडेंटिफायर के नेमिंग के दौरान कीवर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, जिनका कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है। वेरिएबल अब बनाते कैसे लिखते हैं हम? कोई भी वेरिएबल, यानी जहाँ भी डाटा स्टोर करना है, उस लोकेशन को जो हम नाम दे रहे हैं वो उसके इस्तेमाल से पहले होगा, है ना? क्योंकि अगर पहले स्टोर कर दिया तो फिर हम उसको पहले स्टोर करने के बाद थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे। पहले उसे डिक्लेयर करेंगे, हम बताएंगे कि क्या वो चीज़ है, कहाँ वो लोकेशन है, और फिर हम उसको पे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारे पास इंट A। तो हमने यहाँ एक मेमोरी लोकेशन है, ये मान लीजिए, उसको हमने एक नाम दे दिया, दैट इज़ दी A। क्लियर? और यहाँ A में जो डाटा स्टोर होगा आपके पास, दैट इज़ दी 20। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास? सेकंड स्टेटमेंट थी A इज़ इक्वल टू 20। यहाँ एक टाइपोग्राफिक एरर हो गया है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली लाइन में स्मॉल a है, नीचे वाली में कैपिटल A है। हमारी C++ कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। तो ये दोनों ही वेरिएबल क्या होंगे आपके पास? स्मॉल होंगे या फिर कैपिटल होंगे। तो नीचे वाली इसमें A को स्मॉल a कंसीडर कीजिएगा। अब मेमोरी में क्या हुआ? एक लोकेशन ली, उसको नाम दे दिया A। जब भी आप A वर्ड कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ करोगे, उस टाइम वहाँ क्या होगा? ये डाटा, इस लोकेशन का जो डाटा है वो उसे एक्सेस करेगा, चेंज करेगा, रीड करेगा या राइट करेगा। क्लियर? तो वेरिएबल क्या था? वेरिएबल इज़ द नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। एक स्टोरेज लोकेशन को एक नाम दिया जहाँ हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम में फर्दर कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे, और वेरिएबल जो है आपके पास आइडेंटिफायर्स वाले ही नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करता है। तो अब हम आते हैं इनपुट। हमने वेरिएबल पहले क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हम डाटा इनपुट लेंगे वो कहीं स्टोर करेंगे ना। स्टोर कहाँ करोगे? मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन को वहाँ एक्सेस कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ अ नेम, एक नाम की हेल्प से। और वो नाम क्या होगा आपका? उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। यस, इसलिए हमने पहले वेरिएबल पढ़ा। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जैसे सी आउट पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट था, वैसे ही आई स्ट्रीम क्लास का पहले से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसे कहते हैं सी इन, जिसकी हेल्प से हम कीबोर्ड के थ्रू
डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनपुट रीड कर सकते हैं। इस ऑपरेटर जो हमारे पास है, इस ऑपरेटर को, एंगुलर ब्रैकेट ऑपरेटर को हम एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, कंसोल से इनपुट को रीड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हमने यहाँ एक कोड लिखा है जिसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट है इंट वैल्यू। वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक वैल्यू। अब यहाँ एक वेरिएबल है जो उसमें डाटा कैसा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, सी आउट। सी आउट क्या था, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। डबल कोट में जो लाइन होगी उसे एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू। क्लियर। अब यूजर को पता है क्या करना है, उसे मैसेज मिल गया प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू। अब वो एक वैल्यू टाइप करेगा। कीबोर्ड से जो वैल्यू टाइप हुई उसको आपका गेट फ्रॉम ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से रीड करेगा और कहाँ डाल देगा, किस स्टोरेज लोकेशन पे, वैल्यू। कौन से वेरिएबल था हमारा, ये वेरिएबल था हमारे पास वैल्यू। यहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है योर वैल्यू इज सी आउट। सी आउट यानी आप स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं, जो डबल कोट में लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले होगा, योर वैल्यू इज। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, वैल्यू। वैल्यू जो वर्ड हमने लिखा है वो हमने बिना डबल कोट्स के लिखा है, यानी हम यहाँ पे VALUE वैल्यू स्पेलिंग को नहीं प्रिंट करेंगे, हम वैल्यू लोकेशन पे नेम्ड स्टोरेज वेरिएबल पे जो डाटा स्टोर है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जैसे यहाँ देखिए हमारी पहली स्टेटमेंट क्या थी, प्लीज एंटर द इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ क्या स्क्रीन पे आया, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू। तो यूजर ने क्या टाइप कर दिया, 10। तो आपके पास वेरिएबल जो ये था वैल्यू, उसको क्या वैल्यू असाइन हो गई है, 10। उसकी लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर हो गया है, 10। अब नेक्स्ट लाइन क्या थी, योर वैल्यू इज। तो क्या प्रिंट हुआ, एज इट इज योर वैल्यू इज। उसके बाद डबल कोट्स के बिना क्या आया, वैल्यू, यानी उस वेरिएबल की डाटा जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ डिस्प्ले कर दी है। तो ये आपके पास सी इन का वर्क था कि हम कैसे डाटा को इनपुट करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक बार फिर से देख लीजिए। ये था हमारे पास सी इन जो कि आईस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और जो कि गेट फ्रॉम या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है। लिखने का तरीका है आपके पास सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड दी वेरिएबल नेम। सो इनपुट आउटपुट तो करना हम सीख गए। अब इनपुट आउटपुट में हमारे पास ऑपरेटर्स गेट फ्रॉम और इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में एक चीज़, एक टर्म और आती है। उस टर्म को हम कहते हैं कास्केडिंग। क्या कहते हैं उस टर्म को, कास्केडिंग। कास्केडिंग क्या होती है, मल्टीपल यूज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स कौन कौन से थे, इंसर्शन एंड दी एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन को हम पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं और एक्सट्रैक्शन को गेट फ्रॉम भी ऑपरेटर कहते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर स्क्रीन पे डाटा इंसर्ट करने के लिए यानी डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट के लिए यूज होता था। वहीं आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर गेट फ्रॉम, कीबोर्ड से हम जो डाटा ले रहे थे उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम एक ही स्टेटमेंट में इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन का मल्टीपल यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इस कोड में हमने क्या लिखा, यहाँ हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल है आपके पास वैल्यू 1 और दूसरा वेरिएबल है आपके पास वैल्यू 2। दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर वैल्यू डाटा स्टोर करेंगे हम इसमें। फिर हमने मैसेज दिया सी आउट प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यूज। तो यूजर ने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने इस प्रोग्राम में सी इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमने दो बार हमारे पास जो हमारा ऑपरेटर था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर गेट फ्रॉम ऑपरेटर का एक ही स्टेटमेंट में यूज़ किया है। तो यूज़र जो पहली वैल्यू टाइप करेगा वो
पहली वैल्यू आपके पास किस वेरिएबल को मिल जाएगी, वैल्यू 1 को, और जो दूसरी वैल्यू वो जो टाइप करेगा वो किसको मिलेगी, वैल्यू 2 को। तो इसे हम क्या कहते हैं, कास्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट में योर वैल्यूज आर, हमने यहाँ भी ऑपरेटर का यूज़ किया, पुट टू ऑपरेटर का, और यहाँ भी। तो ये क्या है, 3 जगह यूज़ किया ना हमने मल्टीपल टाइम, तो दैट इज द कास्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर्स। तो कास्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स क्या रहेगी आपके पास, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट, यानी पुट टू एंड गेट फ्रॉम ऑपरेटर्स इन अ सिंगल लाइन। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट रहेगा, 10 और 20 दो वैल्यूज हमने डाली और उनको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज, देखिए हमें बेसिक आ गया, प्रोग्राम में इनपुट कैसे डालेंगे, आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे, और बीच में उस इनपुट से आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग होगी, जो ऑपरेशंस आप अप्लाई करोगे वो कैसे लिखे जा सकते हैं। तो हम एक ओवरऑल एक कंप्लीट प्रोग्राम, अभी तक हमने क्या लिखा था, एक प्रोग्राम के कुछ कोड्स, कुछ उनके बीच में से कुछ स्टेटमेंट्स उठाई थी हमने हमारे एग्जांपल्स के लिए, लेकिन अब एक कंप्लीट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो C++ में स्ट्रक्चर जो रहेगा आपके पास, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। सबसे पहले हमारे पास, हम जान लें कि जो भी फाइल हम CPP लैंग्वेज में बनाएंगे C++ में, उसे हम सेव करते हैं किसके साथ, एक्सटेंशन .cpp के साथ, .cpp। हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, जैसे वर्ड फाइल की क्या होती है, .doc, आप वीडियोस देखते हो, ऑडियो सुनते हो, .mp3, .mp4। उसी तरीके से C++ प्रोग्राम की जो भी फाइल्स होंगी आप उन्हें सेव करोगे विद .cpp एक्सटेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, हमारे पास एक C++ प्रोग्राम को बेसिकली हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा हमारे पास, उसे हम कहेंगे हेडर सेक्शन, जहाँ पर हम हमारी हेडर फाइल यानी C++ की लाइब्रेरीज में जो ऑलरेडी फाइल्स दी हुई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें हमारी तरफ से कुछ अगर बनाना है, यूज़र डिफाइंड जो स्ट्रक्चर्स क्लासेस बनानी है वो बना सकते हैं, फंक्शनैलिटीज़ मॉड्यूलरिटीज़ जो ऐड करनी है वो करेंगे। और फिर आता है आपके पास आपका C++ प्रोग्राम के इन सभी 4 सेक्शन जो हैं आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, जो कि रहेगी आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम पार्ट 2 में। तब तक आप आज जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत पूछना भूलिएगा, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक